नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के लोकसभा परिणाम ने सभी को चौंका दिया है। 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी बहुमत के आंकड़े तक भी पहुंच नहीं पाई और बीजेपी की जीत की राह में रोड़ा बना उत्तर प्रदेश, वो प्रदेश जहां बीजेपी क्लीन स्वीप का सपना देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि यूपी की जनता बीजेपी को पूर्ण बहुमत देकर दिल्ली दरबार में भेजेगी, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी का सपना ही टूट गया, बल्कि वो बहुमत के आंकड़े से भी दूर रह गई। आखिरकार यूपी में बीजेपी के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो मात्र 33 सीटों पर ही सिमट गई। आखिरकार बीजेपी का हिंदुत्व वाला एजेंडा अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले से कैसे पिछड़ गया, तो आज देखिए यूपी में कैसे हारी बीजेपी। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते हैं। 2024 का चुनाव हुआ, नतीजे आए और बदल गई देश की पूरी सियासत, और इस बदलाव का केंद्र बना देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश, वो धरती जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता निकलता है। 2024 के चुनाव में यूपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता के साथ के बिना किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता, और यही वजह रही कि जो बीजेपी नतीजों से पहले तक 400 का नारा बुलंद कर रही थी, वो बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई और मोदी के विजय रथ को रोका यूपी के दो लड़कों ने, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव। रायबरेली की राय तय कर दी है। राहुल गांधी जी न केवल जीतेंगे बल्कि देश की रिकॉर्ड जीतों में ये रायबरेली शामिल होने जा रहा है। 250 रोको, 400 रोको, 1000 रोको, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी रोकनी है रोको। यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। अखिलेश यादव की रैलियों में जन सैलाब देखने को मिला, और वो जन सैलाब सिर्फ रैलियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इस बार वो वोट बैंक में भी तब्दील हो गया। जिस यूपी में बीजेपी 80 की 80 सीटें जीतने का ख्वाब देख रही थी, उसे 33 पर सिमटा दिया और एक बार फिर साइकिल का पहिया फर्राटा भरने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 सीटों में से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत ली, वहीं बीजेपी 62 से सीधा 33 पर पहुंच गई। पंजे की ताकत में कई गुना बढ़ोतरी हुई और उसने जीत का छक्का लगा दिया, यानी 6 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। वहीं अपना दल सोनेलाल को 1, जयंत चौधरी के आरएलडी को 2 और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी को 1 सीटों पर जीत मिली। लेकिन इन नतीजों से इंडिया गठबंधन का खेमा खुश है, तो वहीं बीजेपी में टेंशन का मीटर अप है। एक तरफ अखिलेश ने सभी सांसदों के साथ बैठक की, तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। समाजवादी पार्टी मुखिया ने सांसदों से आगामी रणनीति पर बातचीत के साथ ही मोदी और योगी सरकार को आगे किस तरह टक्कर देना है, इस पर जरूरी हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में खास तौर से इस बात पर फोकस किया गया कि जनता ने सपा को जो बड़ी जीत दी है, उसको लेकर मोदी योगी सरकार से कैसे लड़ना है, जनता की समस्याओं को कैसे उठाकर काम करना है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जीत जनता के मुद्दों की जीत है। नकारात्मक राजनीति खत्म हुई है, सकारात्मक राजनीति का दौर शुरू हुआ है। जनता की मुद्दों की जीत हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है
जहां पार्टी को इतना बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है, वहीं समाजवादियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जनता की एक एक बात, जनता की समस्याओं का उठाना, उनके हित में अपनी बात रखना। समाजवादियों का लगातार संघर्ष रहेगा लोकसभा में, जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में और उनके लिए सेवा कर सकें। उधर बैठक में पहुंचे सांसदों ने जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ने यूपी की जनता के लिए कुछ नहीं किया और उनकी नकारात्मक राजनीति के अंत के लिए जनता ने वोट किया है। समाजवादी पार्टी के नीतियों की जीत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया है वो सोच समझ कर लिए थे कि यहाँ हमारी पार्टी जीतेगी, और वहाँ की जनता ने इस चीज़ को पूरा किया, जो स्वागत योग्य है। झूठ बोलकर सत्ता में आने के लिए कोई हथकंडा अपना रहे हैं। यहाँ तक सत्ता में बने रहने के लिए वो मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का काम कर रही हैं। तो ये उनको सत्ता चाहिए। बीजेपी ने हमेशा झूठ बोला, झूठ बोल के राजनीति की है। उन्होंने किसानों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, आम जनता को धोखा दिया और उस पर खरी नहीं उतरी। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए का नारा दिया, वो पीडीए वहाँ जीती। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो एक हम पे भरोसा जताया, तो वहाँ की जनता ने मुझ पे भरोसा जताते हुए और श्रद्धेय नेताजी को वहाँ नमन किया। श्रद्धेय नेताजी की जीत हुई, समाजवादी पार्टी की जीत हुई। लोगों ने नारा लगाया था, बिजली, पानी, सड़क अधूरी और के चौधरी करेंगे पूरी। क्योंकि मैं पहले से कई बार एमएलए रहा है, वहाँ काम देखा लोगों ने, वो नारा फैल गया। लोकल ये था। दूसरा, इस देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम आदमी परेशान है। तो निश्चित तौर पे खिलाफत पब्लिक में खिलाफत की बू दिखती थी, बीजेपी के खिलाफ भी और कौशल के खिलाफ भी। इसका फायदा मिला मुझे। बीजेपी को उत्तर प्रदेश से बहुत उम्मीद थी, लेकिन अखिलेश के रणनीति के आगे बीजेपी के सारे चाणक्यों की प्लानिंग फेल हो गई और जनता ने स्थानीय मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ वोट किया। यही वजह रही कि पिछली बार के मुकाबले इस बार वोट शेयर में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अगर 2019 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो 2019 में बीजेपी को जहां 49.98% वोट मिले थे, तो वहीं 2024 में बीजेपी का वोट शेयर घटकर 41.37% पहुंच गया। वहीं समाजवादी पार्टी को जहां 2019 में 18.11% वोट मिले थे, तो वहीं इस बार लगभग दोगुना उनका वोट शेयर हो गया। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर 33.59% हो गया। वहीं 2019 में कांग्रेस को 6.36%, तो वहीं 2024 में 9.46% उनका वोट शेयर हुआ। वहीं बीएसपी को 2019 में 19.43% वोट मिले थे, जो इस बार घटकर 9.39% हो गया। वहीं आरएलडी को 2019 में 1.68% वोट मिले, तो इस बार उसका वोट शेयर घटकर 1.02% हो गया। वहीं अपना दल सोनीलाल को 1.21%, वहीं 2024 में 0.92% हो गया। भारतीय जनता पार्टी वो राम मंदिर और नरेंद्र मोदी के चेहरे और अपनी स्कीम्स के दम पर आगे बढ़ती रही। उसको इस बात का इल्हाम बिल्कुल नहीं हुआ कि जो आरक्षण खत्म करने और संविधान बचाने की बात अपोजिशन कर रहा है, अखिलेश और राहुल कर रहे हैं, उसको निचले स्तर तक, ग्रास रूट स्तर तक कैसे खारिज किया जाए, इसका कोई नियोजित उपाय ही नहीं हुआ। तो इस तरह की परिस्थितियां थी जिस पर भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और चुनाव में भी वही स्थिति होती है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। उधर योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। हालांकि इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम शामिल नहीं हो सके, क्योंकि दोनों ही दिल्ली में प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण की तैयारी में व्यस्त थे। बैठक में बीजेपी के साथ सहयोगी दलों के मंत्री भी शामिल हुए। खबर है कि मुख्यमंत्री ने हार और जीत पर कोई चर्चा न करते हुए सीधे तौर पर सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि वो विकास कार्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें और जनहित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दें। हालांकि भले ही बैठक में हार जीत को लेकर मंथन नहीं हुआ, लेकिन इस बैठक से साफ हो गया कि अब बीजेपी यूपी में अपने किले को मजबूत करने में लग गई।
कांग्रेस और सपा के लोगों ने झूठ बोला कि सरकार आने पर संविधान बदल दिया जाएगा। ये प्रचारित बड़ी तेजी से किए। इन लोगों ने 1-1 लाख खाते में टनाटन देने की बात किया। अब लोग कार्यालय पर टनाटन लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हम लोग गए हुए मीटिंग में, एनडीए गठबंधन बैठक हुई। अब बैठक में तय हुआ प्रधानमंत्री का चेहरा, घोषणा भी बात कर। लेकिन कल तक विपक्ष यही कहता था कि सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार बना रहे हैं। अब सरकार बन गई, अब कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। जब सरकार चल जाएगी 5 साल, तब उसके बाद कहेंगे कि अब अगली बार नहीं बनेगी। अगली बार देखिएगा कि लोगों का खाता नहीं खुलेगा। पूरे देश की जनता को बहुत बहुत आभार, से बधाइयाँ और निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में देश जो अपेक्षाएं उस पर खरा उतरेगा और उस पर ऊंचाइयों पर, चाहे वो विकास का मामला हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का मामला हो, गांव गरीब और जन कल्याणकारी योजनाओं का हो, या डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, दुनिया में भारत के ऊंचे बढ़ते हुए ऊंचाइयों के कदम हो, निश्चित रूप से हम लोग नया कीर्तिमान स्थापित आदरणीय मोदी के नेतृत्व में कर पाएंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हमारी अपेक्षा थी, निश्चित तौर पे अभी हम उस अपेक्षा पे नहीं आ पाए, लेकिन बलिया हो, सलेमपुर हो, पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी जनपदों के विकास को हमारी योगी सरकार ईमानदारी से करेगी। जनता का जनादेश सराखों पे है। लोकसभा का चुनाव जनता ने जो मत दिया, हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के स्नेह से हम आगे भी जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। दरअसल विपक्ष ने जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे को हवा दी, लोगों ने उस पर यकीन किया और बड़े फैक्टर के तौर पर जाति का फैक्टर हावी हो गया और वो हिंदुत्व के मुद्दे पर भारी बढ़ गया। बीजेपी हिंदुत्व के जरिए जाति समीकरण की काट करती रही है, लेकिन बीजेपी की कोशिश के बावजूद भी काउंटर पोलराइजेशन नहीं हुआ है और मुस्लिम मतों का एकीकरण हुआ। जाति एकजुट हो जाती है तो ना विकास का मुद्दा चलता है और ना ही हिंदुत्व का। यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, क्योंकि वहां पर जाति का मुद्दा हावी रहा। हालांकि कई ऐसे कारण हैं जो यूपी में बीजेपी की हार की वजह बने। पहला, राम मंदिर कार्ड असरदार साबित नहीं हुआ और बीजेपी अयोध्या मंडल की 5 सीटें हार गई। दूसरा, चुनाव में काशी फैक्टर बेअसर रहा और बीजेपी पूर्वांचल की 26 में से 17 सीटें हार गई। तीसरा, कैंडिडेट के चयन में पार्टी आलाकमान से बड़ी चूक हुई। स्थानीय कार्यकर्ताओं के सुझावों को दरकिनार करना भी बीजेपी के हार की बड़ी वजह बना। चौथा, मोदी मैजिक फेल हो जाना। बीजेपी को उम्मीद थी कि एक बार फिर मोदी मैजिक चलेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। यूपी की जनता ने स्थानीय मुद्दों पर ज्यादा भरोसा किया और उसी पर वोट किया, जिससे मोदी मैजिक के यूपी में फीका नजर आया। पांचवा, जातीय समीकरण में बीजेपी अखिलेश पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वाले मुद्दे का काट नहीं निकाल पाए और इन सभी ने एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया, जिससे बीजेपी को बड़ा डेंट पहुंचा। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चला था, लेकिन इस बार पूरी तरीके से ये फ्लॉप साबित हुआ। बीजेपी को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूपी में पार्टी की नैया पार करा लेंगे, लेकिन ऐसा नजर नहीं आया और इसका सबूत ये है कि यूपी की 29 लोकसभा सीटों पर मोदी ने चुनाव प्रचार किया, लेकिन इन 29 में से 16 सीटें बीजेपी हार गई। वहां सिर्फ 13 सीटों पर पार्टी को जीत नसीब हुई, यानी 55% सीटों पर हार और मात्र 45% सीटों पर जीत बीजेपी दर्ज कर सकी। इस चुनाव में जो उम्मीदें नरेंद्र मोदी के चमकते चेहरे से थी भारतीय जनता पार्टी को, वो जमीन पर आकार नहीं ले सकी। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया। नरेंद्र मोदी जहां जहां गए, जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी की अपनी सीट वाराणसी के इर्द गिर्द अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। कारण साफ है, जो फार्मूला अपोजिशन ने अपनाया वो ज्यादा कारगर रहा। यूपी में पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों के साथ बम्पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया और इसकी बड़ी वजहों में से एक है मुस्लिम वोट बैंक का इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होना। दरअसल मुस्लिम वोट बैंक का इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होने की सबसे बड़ी वजह रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन में लड़ने से मुस्लिम वोट बैंक जो कांग्रेस के साथ रहता था, वो समाजवादी पार्टी के भी पक्ष में पड़ा और इसी का परिणाम है कि बीजेपी अपने किले को नहीं बचा पाई।
और यूपी में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं पूर्वांचल जो बीजेपी का गढ़ रहा है, वहां भी बीजेपी कमाल नहीं कर पाई। पूर्वांचल के जातीय समीकरण पर गौर करें तो यहाँ ओबीसी 50%, दलित 21% और मुस्लिम 20%। इस वोट बैंक को अखिलेश अपने पाले में लाने में कामयाब हुए। बीजेपी हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर चुनावी मैदान में थी, लेकिन विपक्ष के मुद्दों ने बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। आखिर वो कौन कौन से मुद्दे थे जिसने बीजेपी का गेम खराब किया, चलिए आपको बताते हैं। संविधान, पेपर लीक, किसानों की आय, बेरोजगारी, महंगाई, जातीय जनगणना, ये वो मुद्दे थे जिसने जनता से सीधा कनेक्ट किया और बीजेपी इसका तोड़ निकालने में नाकाम रही। अपने पिता से विरासत में मिली सियासत को अखिलेश उनसे भी एक कदम आगे ले गए, जिसके बूते समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करके दिखा दिया। इससे पहले 2004 में मुलायम सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 35 सीटें जीती थी, तो वहीं अखिलेश यादव ने उससे 2 ज्यादा 37 सीटों पर कब्जा जमा लिया। मैं समझती हूँ, सबसे पहले तो मैं मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने समाजवादी विचारधारा का जो समर्थन किया है और जिस तरह का साथ और आशीर्वाद दिया, तो सबसे पहले तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। इसी के साथ समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि मैनपुरी का विकास आगे कैसे बढ़े। ये जीत आजमगढ़ के लोगों की तरफ से सद्दे नेताजी को श्रद्धांजलि है। ये जीत आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीएफ फार्मूला है उसकी जीत है। आजमगढ़ के लोग किसी भी तरह से इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि कहीं से भी देश के संविधान को खतरा हो, देश के लोकतंत्र को खतरा हो, देश के अंदर आरक्षण को खतरा हो, पिछड़े और दलितों के। इन तमाम मुद्दों पर यहाँ के लोगों ने न केवल सदर सीट बल्कि लालगंज भी, दोनों ही सीटों को बहुत ऐतिहासिक वोटों से जिताया। यूपी में पहली बार विपक्ष एकजुट नजर आया। चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने अमेठी, रायबरेली और आसपास की सीटों पर मोर्चा संभाल लिया। उनकी रैलियों का नतीजा ये रहा कि वो आधी आबादी के साथ साथ इन इलाकों में बीजेपी के खिलाफ फैली एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने में कामयाब रही। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। 2024 के चुनाव में राहुल अखिलेश की जोड़ी के सामने बीजेपी के दिग्गजों की टीम ने घुटने टेक दिए। हालांकि भले ही केंद्र में एनडीए की सरकार बन रही हो, लेकिन यूपी के नतीजों से साफ है कि राजनीति में वो ही असली किंग मेकर है जो उठाना भी जानती है और गिराना भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।